हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बेन 10 यूनिवर्स के सबसे कूल बेड एस विलन की, एंटी हीरो की या शायद एक सुपर हीरो की। मैं बात करने वाला हूँ केविन के बारे में, यानी कि केविन के अब तक के सभी इवोल्यूशन के बारे में कि केविन में शुरू से लेके अब तक कितना इवोल्यूशन हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इट्स टाइम टू बिंग अमेज। केविन के पहले अपीयरेंस में उसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर थी और वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को ही एब्जॉर्ब करता था और वक्त आने पर उसे डिस्चार्ज करता, जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ों को चार्ज करने के लिए या बिगाड़ने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए, या कभी कभी कुछ लोगों को परेशान या टॉर्चर करने के लिए भी। लेकिन बेन को मिलने के बाद उसकी पावर का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया, मतलब अब वो डीएनए एब्जॉर्प्शन भी कर सकता था। और ऐसा पहली बार उसने किया हीट ब्लास्ट के साथ। उसने अनजाने में हीट ब्लास्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और वो उसका पहला म्यूटेशन हुआ और वो था एक ह्यूमन और आधा हीट ब्लास्ट का। जब मैंने ये देखा था ना, तो मैंने सोचा था कि भाई ये कैसे हो गया, बेन के तक्कड़ का कोई कैसे आ गया, ये साला एक एपिसोड में तो टिकने वाला है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हुए इसके बाद हमें उसकी थोड़ी और ज़्यादा इवोल्यूशन देखने को मिला। मतलब उसने अब जानबूझ के 4 आर्म्स को जो डीएनए था उसे एब्जॉर्ब कर लिया और उसका दूसरा म्यूटेशन हुआ टेट्रामैन के रूप में। मतलब कि अब वो किसी को भी फिजिकली टच करके इसकी पावर या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। वैसे फोरम्स वाले म्यूटेशन में ये दूसरे 2 हाथ कहाँ से आ गए एक्स्ट्रा के, मतलब कि इसके पास पूरे 6 हाथ थे। हो सकता है ये जो 2 एक्स्ट्रा हाथ है वो उसकी खुद की बॉडी के हो, यानी ह्यूमन वाली बॉडी के। और एपिसोड के आखिर में ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में एक जोरदार झटका हुआ, जिससे एक एनर्जी फ्लो हुई जिसे केविन ने एब्जॉर्ब कर लिया और इसीलिए अब उसके अंदर पास एक साथ 10 एलियंस की पावर्स आ गई थी। उसने ओमेटिक्स की पूरी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए उसके पास उसकी सभी 10 एलियंस की पावर्स आ गई थी। वो बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अलग अलग एलियंस में म्यूटेट हो सकता था, मतलब अलग अलग एलियंस की बॉडी में स्विच हो सकता था। और अब वो एक एलियन में रहते हुए भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अपने ओरिजिनल फेस को भी ला सकता था। वो जब चाहे किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, क्योंकि उन सभी एलियंस की एनर्जी उसके अंदर ही थी। लेकिन बार बार कई सारे एलियंस में स्विच होने की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेट आखिर में टूट गया और इस बार उसने कॉन्सेंट्रेट करके किसी एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश की, तो वो ना सिर्फ एक एलियन बल्कि सभी एलियंस के फ्यूजन में ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब वो सभी एलियंस के डीएनए उसके डीएनए पर, उसके ह्यूमन डीएनए पर हावी हो गए, उसके डीएनए को म्यूटेट कर दिया। केविन सभी एलियंस का फ्यूजन बन गया। ये सभी डीएनए उस पर इस कदर हावी हो गए थे कि अब वो वापस अपने नॉर्मल इंसानी फॉर्म में नहीं आ सकता था, लेकिन एक साथ 10 एलियंस की पावर्स यूज कर सकता था। और यहीं पर हमें उसका पावरफुल म्यूटेशन देखने को मिला पहली बार, और आगे चल के उसने इन पावर्स का एक साथ सही तरीके से यूज करना भी सीख लिया। हाँ, इसमें उसकी मदद बेन ने की थी। अब मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ डायरेक्ट नल वॉइड वाला केविन, जिसको एक गुरु मिल गया था जिसने केविन को अपने इस म्यूटेशन पर काबू पाना सिखाया। और अपने इस म्यूटेशन पर काबू पाकर केविन ने उन सभी जो म्यूटेशन वाला अपना फॉर्म था उसे तोड़ दिया और अपने वापस से इंसानी नॉर्मल फॉर्म में आ गया और केविन का एलियन आर्मर टूट गया। इसने केविन को अपनी पावर का सही तरीके से यूज करना सिखाया, जिससे केविन की एक और पावर भी डेवलप हो गई, जो है मैटर एब्जॉर्प्शन की पावर। और वो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब कर सकता था और उसकी बॉडी पर उस मैटर का आर्मर आ जाता और यहीं पर वो उस मैटर या चीज को रिप्रोड्यूस भी कर सकता था। इसके बारे में जानना चाहूंगा ओमनीवर्स के 12 साल वाला केविन के पास की सारी पावर्स अभी वैसी ही थी जैसे कि पिछली वाली थी, बस इस बार ऐसा हुआ था कि उसने वापस से अर्थ पर आकर उसकी ओमनिट्रिक्स को एक बार फिर से एब्जॉर्ब कर लिया और इस बार उसका एक अलग ही म्यूटेशन हमें देखने को मिला था, जो कि क्लासिक म्यूटेशन जैसा ही था, बस थोड़ा सा अलग था। और ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि यार इसमें पंख नहीं है, जोक सपाट। लेकिन ये वाला जो फॉर्म था ना, ये इवोल्यूशन के स्टेज पर थोड़ा सा ऊपर के स्टेज में आता था, कि ये वाला जो म्यूटेशन था उसे केविन ने बाद में डिस्चार्ज भी कर लिया था। मतलब उसने अपने ये जो म्यूटेशन थी उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लिया था, इससे वो बाद में अपने आप ही वापस से नॉर्मल हो गया। अब हम आते हैं एलियन फोर्स वाले केविन पर। तो एलियन फोर्स में तो उसके पास मेटा एब्जॉर्प्शन की पावर थी और एब्जॉर्ब किए मेथड से वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकता था, जैसे कि अपने हाथों के साइज को बढ़ाना, चाहे तो किसी और को भी उस मेटल के आर्मर से कवर कर सकता था। लेकिन यही पर एक वीकनेस भी थी कि उसका ये जो आर्मर था
वो हमेशा टूटता रहता था। मतलब वो चाहे किसी भी मैटर को एब्जॉर्ब कर ले, उसका एक आर्मर जो बनता था वो किसी भी एक अटैक से टूटने लगता था। जिसके बाद हमें केविन का एक और म्यूटेशन देखने को मिला जो कि ओमनिट्रिक्स की वजह से ही था, पर यहाँ पर वो अलग अलग मेटा का फ्यूजन बन गया। मतलब जैसे वो आधा रॉक था तो आधा टेरानाइट। लेकिन केविन अपने इसी फॉर्म में रहकर अपनी एक नई एबिलिटी को डेवलप किया कि वो अपने हाथ को किसी भी वेरियस वेपन में बदलना सीख चुका था। और ये वाला जो केविन था वो भले ही म्यूटेट हो गया था, लेकिन वो अब भी अपने पूरे कंट्रोल में था। बस वो वापस से नॉर्मल नहीं हो सकता था और उसकी वजह तुम्हें पता ही गाइस। और ये अब भी पहले के केविन जैसा ही बर्ताव करता था। मतलब कि जब ये नॉर्मल था, बस थोड़ा और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। जब एलियन फोर्स के आखिरी एपिसोड में ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हुई, तब केविन का ये म्यूटेशन भी टूट गया। वो वापस से नॉर्मल हो गया और उसकी मेटा एब्जॉर्प्शन की पावर भी वापस आ गई। लेकिन अब की बार उसका लेवल अप हो गया था। मतलब अपने म्यूटेटेड फॉर्म में रहकर उसने जो सीखा था वो उसकी नई पावर बन गई थी। मतलब अब भी वो अपने हाथ को किसी भी वेरियस वेपन में बदल सकता था और साथ ही साथ अब उसका जो आर्मर बनता था किसी भी मेटर को एब्जॉर्ब करने से, वो आर्मर किसी भी आम हमले से आसानी से नहीं टूटता था। वो शायद इसलिए क्योंकि अब वो किसी भी मेटर को एब्जॉर्ब करता था तो उसे कोई आर्मर नहीं मिलता था, बल्कि वो खुद ही एक लिविंग मेटर बन जाता था। अब वो किसी भी मेटर को एब्जॉर्ब करके उसी मेटर के मटेरियल फॉर्म को भी हेरफेर कर सकता था। मतलब कि जिससे रिपेयर करना या शेप शिफ्ट करना। जैसा कि तुम इसका एग्जांपल ले सकते हो, उसने एनर्जी के सूट को एब्जॉर्ब किया और बाद में उसी को रिपेयर भी किया और साथ ही साथ उसके हाथों में भी हेरफेर करके उसके हाथ ऐसे लॉक कर दिए। और हाँ, अब वो छोटी सी छोटी चीज से भी बहुत सारी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था और अब वो अपने आर्मर को खुद पर से निकाल कर किसी और पर कवर भी कर सकता था, उस पर भी शेप शिफ्टिंग कर सकता था, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब हम आते हैं केविन के अल्टीमेट सीरीज के म्यूटेशन पर, जो कि अगेन अल्टीमेटिक्स वाला था, जिसके चलते ये अल्टीमेट केविन बन गया था। उसके पास सारी अल्टीमेट पावर्स थी, सभी अल्टीमेट एलियंस की पावर्स थी, कि पावर लेवल काफी ज्यादा थी और यही पर उसने मैना को भी एब्जॉर्ब किया था, जो कि उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाली पावर थी। और केविन ने अपने इसी फॉर्म में रहकर एग्रीकोर को भी हराया था। मतलब उसकी पूरी पावर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया था। केविन ने कई सारे सुपर ह्यूमंस की भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन यहाँ पर केविन ने अपने इस म्यूटेशन से काबू खो दिया था। ये बात तक सब कुछ ठीक था क्योंकि वो बूढ़ा होकर म्यूटेट होता था और अल्टीमेट सीरीज वाला जो केविन था वो पूरी तरह से अच्छा बन चुका था और इसके बाद उसने पावर को एब्जॉर्ब किया। इसके चलते उसकी पावर की भूख बढ़ गई और उसका ओस्मोसियन दिमाग पागल हो गया, क्योंकि ओस्मोसियन एक बार अगर पावर को चख ले तो उन्हें और ज्यादा पावर चाहिए होती है। वो पावर का भूखा बन गया था और इसलिए पूरी तरह से पागल बन गया था। लेकिन यहाँ पर भी बेन कूपर की मदद से इसे ठीक कर लेता है। अब हम आते हैं सीधे ओमनिवर्स वाले केविन पर, कि पूरी तरह से इवोल्व हो गया था, उसका लेवल काफी बढ़ गया था और इस वाले केविन को सबसे बेस्ट माना जाता है। डिजाइन की बात नहीं कर रहा मैं, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला केविन भी बाकी सारे केविन की तरह ही ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है रूथर्स वाले इवेंट के दौरान। यहाँ पर सबको लग रहा होता है कि ये वाला केविन भी अपने हिस्टोरी की तरह ही फिर से पगला गया है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये वाला केविन पूरी तरीके से इवोल्व हो चुका है, उसका लेवल काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि इस वाले केविन ने ना सिर्फ अपने म्यूटेशन को कंट्रोल किया, वो अपने म्यूटेशन में भी अपने ऊपर अपने दिमाग पर पूरा काबू रखे हुए था और वो बाद में अपनी मर्जी से वापस से नॉर्मल भी होता है। मतलब उसने अपने म्यूटेटेड फॉर्म को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख लिया था। मतलब अब वो कितनी भी पावर को एब्जॉर्ब कर ले वो पागल नहीं होगा और जब चाहे वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो 7 का ब्रेन ब्लास्ट था उससे केविन की जो मनोशक्ति थी वो और ज़्यादा प्रबल होगी, इसके चलते वो अपने भयानक अवतार में भी अपने काबू में पूरी तरीके से रहा। अब हम सीधे आते हैं बेन 10,000 वाली टाइमलाइन के केविन के पास, जिसकी कोई भी पावर हमें देखने को नहीं मिली। मतलब ये हमें एक ही एपिसोड में देखने को मिला, लेकिन इस वाले केविन ने ना तो मेटा एब्जॉर्प्शन किया, ना तो किसी का डीएनए एब्जॉर्ब किया, ना ही ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब किया। अगर वो ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता भी तो वापस से नॉर्मल हो जाता, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी पावर देखने को नहीं। वो सिंपल से मेटा को भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, या फिर केविन के नॉर्मल इंसानी फॉर्म में उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी बढ़ गई हो, क्योंकि एक ओस्मोसियन अपने नॉर्मल फॉर्म में भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। तो हो सकता है कि जो फ्यूचर का केविन है उसकी जो स्ट्रेंथ लेवल है वो भी काफी बढ़ गई हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर किसी एक केविन के बारे में बात नहीं की, तो हाँ, मैं खुद भी जानता हूँ कि मैंने केविन 11,000 की बात नहीं की है और मैं उसके बारे में करने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं उसे इस टाइमलाइन का मानता ही नहीं हूँ। वो एक दूसरी टाइमलाइन का केविन है, इसलिए मैंने उसे इस इवोल्यूशन में नहीं रखा। लेकिन उस पर बात होगी, अगला वीडियो आ रहा है, उस पर हम केविन 11,000 की और उसकी टाइमलाइन के बारे में बात करने वाला है।
तो जरूर देखना वो वीडियो, और ये वीडियो भी अच्छा लगा तो लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बीइंग अमेज। का कीचड़ फेंकना या तुम्हें वाइल्ड वन की टहनियों से जकड़ना।